हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी के इनिशिएटिव प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में आए हुए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज पे। आज सेशन 7 है। इस सीरीज में हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि क्वेश्चंस के अप्रोच को हम समझें, साथ ही समझें एग्जामिनर्स के एक्सपेक्टेशंस को, और क्वेश्चंस के पीछे क्या रैशनल है, क्या वो करंट से क्वेश्चन लिए गए हैं या स्टैटिक के क्वेश्चन है, किस तरह से वो क्वेश्चन फॉर्म किए जा रहे हैं, क्या एग्जामिनर जानना चाह रहा है। साथ ही हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1500 से अधिक जीएस टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे इन्हीं के साथ साथ। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ये लास्ट सेशन का ही क्वेश्चन है, जिसको हमने तरीके से दोबारा डिस्कस नहीं किया था, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पूछा गया था एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर के बारे में, कि महाद्वीपों के अंत स्थित का वार्षिक ताप परिसर, जिसको एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, वो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। अगर हम देखें कि ये वाला ईस्टर्न है, ये कॉन्टिनेंटल वाला ईस्टर्न है, लैंड वाला, और ये ओशियन है, ओशियन। ऐसे में तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक यहाँ पर होगा इंटीरियर में। ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया, और इसका कारण पूछा गया कि इसका कारण क्यों है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। भूमि और जल के बीच में तापीय अंतर, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, महाद्वीप और महासागर के बीच तुंगता में अंतर, वेरिएशन इन एल्टीट्यूड, अंतस्तों में तेज पवनों की विद्यमानता, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, और तटों की अपेक्षा अंतस्तों में होने वाली भारी वर्षा, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखें, तटों की अपेक्षा अंत हिस्सों में होने वाली भारी वर्षा, हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्ट, ये गलत हो जाता है। क्योंकि अगर नॉर्मल आपको वेस्टर्न घाट का भी पता है ना, कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है वेस्टर्न घाट पे, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो तटों की अपेक्षा अंत हिस्सों में ज्यादा बारिश नहीं होती, कई जगह तटों पर खूब ज्यादा बारिश होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। कोस्टल रीजन में, कोस्टल जगह पे, कोस्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर ये एक कारण नहीं होगा। तीसरा है वेरिएशन इन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। इसको कंफ्यूज करके कई लोग गलत करके आएंगे, लेकिन ये भी सही आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, थर्मल डिफरेंस होता है। अगर आप देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, हम उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध में लैंड ज्यादा है, लैंड का वितरण ज्यादा है। और अगर बात करें वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर की, दक्षिणी गोलार्ध की, वहां पर ओशियंस का है। ऐसे में लॉस ऑफ हीट जो होता है कॉन्टिनेंट का, ये अधिक होता है ओशन के मुकाबले। पानी जो होता है वो धीरे धीरे, स्लोली स्लोली गर्म होता है, स्लोली ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म ठंडा होता है, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता। इसके मुकाबले में जो लैंड होती है वो जल्दी तो गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है। इस वजह से वो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर में आ जाती है। और वो टेम्परेचर डिफरेंस काफी ज्यादा होता है दिन और रात में कई बार। ठीक है, डायनल टेम्परेचर इसको बोलते हैं, दैनिक तापांतर, वो भी काफी ज्यादा होता है। इसका जो सही आंसर होगा कि अंतः स्थलों में, जो इंटीरियर है कॉन्टिनेंट में, उनमें क्यों एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर अधिक होता है कोस्टल एरिया से, इसका सही आंसर है वो है थर्मल डिफरेंस। भूमि और जल के बीच जो तापीय अंतर होता है, सिर्फ इसके कारण ही। तो इसका सही आंसर है वो है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, जो कि आज के सेशन में हमारा है। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या गुण है, क्या लक्षण है भारतीय कोयले के, इंडियन कोल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं। उच्च भस्म अंश, हाई एश कंटेंट। दूसरा है निम्न सल्फर अंश, लो सल्फर कंटेंट। तीसरा है लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था कोल स्कैम, जो कि उस समय काफी चर्चा में था। केक के द्वारा भी रिपोर्ट आई थी है मार्च 22 2012 को, 2012 2013 में काफी न्यूज में था ये कोल स्कैम। गवर्नमेंट लॉस्ट 10.7 लाख करोड़ बाई नॉट ऑक्शनिंग कोल ब्लॉक्स, इस तरह से। अब ये कोल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता हो इंडियन कोल की जो करेक्टरिस्टिक है उसमें हाई एश कंटेंट मिलता है, बिल्कुल सही है, हाई एश कंटेंट होता है, लगभग 35 से 45% का एश कंटेंट होता है, भस्मांश होता है। जबकि अन्य कोयलों की अगर हम बात करें तो उसमें होता है 15 से 20% का। साथ ही बात करें सल्फर की, तो सल्फर कम होता है, लगभग 0.5% होता है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट पूछा है निम्न भस्म संगलन तापमान, लो एश फ्यूजन टेम्परेचर। ये गलत है, क्योंकि जो एश फ्यूजन टेम्परेचर होता है इंडियन कोयले का, ये जनरली ये होता है हाई एश फ्यूजन टेम्परेचर। एक्चुअली एश फ्यूजन टेम्परेचर क्या होता है, ये मेजर करता है किस चीज को, जब हम ऐश को मेल्ट करते हैं, ऐश को मेल्ट करते हैं, गलाते हैं, और सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं गैसिफिकेशन के यूज के लिए। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि वो हाईएस्ट उसका ऐश फ्यूजन टेम्परेचर क्या है, तो ये एक्चुअली हाई ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है।
उच्च भस्म संगलन तापमान होता है, इसलिए ये गलत है। और ये तापमान कितना होता है? लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। तीसरे को हम गलत करते हैं। आंसर है 1 एंड 2। और एक और चीज, कोल की अगर हम बात करें साथ में, इंडियन कोल की बात करें, कोल चार तरह का होता है। एक होता है एंथ्रासाइड, एक होता है बिटुमिनस, एक होता है लिग्नाइट और एक होता है पीट। AbLp। एंथ्रासाइड की बात करें तो इसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसमें लगभग 80 से लेके 95% का कार्बन होता है, और ये मिलता है केवल जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में। वही बात करें बिटुमिनस की, तो बिटुमिनस जो कोल होता है, ये लो मॉइस्चर कोल होता है। इसमें मॉइस्चर कम होता है, और इसमें 60 से लेके 80% के आसपास कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कार्बन पाया जाता है। ये मिलेगा झारखंड में, ये आपको वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा में। साथ ही तीसरे की बात करें लिग्नाइट कोल की, तो लिग्नाइट कोल जो होता है, इसमें कार्बन होता है 40 से 55% या 50% के आसपास। और ये भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। मॉइस्चर अधिक होता है इसमें, मॉइस्चर अधिक होता है। और मॉइस्चर अधिक होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें धुआं अधिक होगा, स्मोक अधिक होगा। और ये मिलता है राजस्थान, तमिलनाडु। उसके बाद फाइनली आता है पीट। पीट जो कोयला है, ये फर्स्ट स्टेज कोल होता है एक्चुअली। जब कोल बनता है तो पहला स्टेज पे यही कोल होता है, जो प्राइमरी कोल होता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी कम होती है, लो कैलोरीफिक वैल्यू। और साथ ही मतलब 40% से भी कम होती है। ये जनरली नहीं पाया जाता, कम पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लेटराइट सोइल्स की बात की गई है। इंडिया की जो लेटराइट सोइल्स है उनके बारे में चार स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया कौन से इसमें से सही है। वे ज्यादातर लाल रंग की होती हैं, नाइट्रोजन में पोटाश से समृद्ध होती है, इनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, और फोर्थ है इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अगर आपने सोइल के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। राजस्थान उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि लेटराइट सोइल की अगर हम बात करें, तो लेटराइट जो सोइल है, लेटराइट सोइल लाल कलर की होती है, ये रेड कलर की होती है। और लेटर जो वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिक। तो ईंट के कलर की होती है ये, इनसे ईंट भी बनाई जाती है लेटराइट सोइल से, इसलिए इनको लेटराइट नाम दिया गया है। और ये कहाँ डेवलप होती है? ये मेनली डेवलप होती है आइडियली, अगर हम इसको देखा जाए, तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, या फिर मॉनसून क्लाइमेट है, जहाँ पर बारिश ज्यादा हो, मॉनसून क्लाइमेट हो गया, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन हो गया, क्योंकि इनको हाई टेम्परेचर और हाई रेन चाहिए होती है, ऐसी जगह पे ये डेवलप होती है। साथ ही बात करें लेटराइजेशन का प्रोसेस से डेवलप होती है, लेटराइजेशन बोला जाता है इसको, लेटराइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से डेवलप होती है। इंडिया में देखा जाए तो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, जिसमें कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये वाला रीजन। साथ ही हिली एरियाज में देखें, पहाड़ी एरियाज में, तो MP में, कुछ जगह असम में, कुछ पेचेज ओडिशा में, यहाँ पे डेवलप होती है। और ये सूटेबल होती है लेटराइट सोइल किस चीज के लिए? प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं उनके लिए सूटेबल होती हैं, जिसमें चाय आ गई, कॉफी, रबड़, कैश्यू, काजू। और इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है लेटराइट सोइल में, ऑर्गेनिक मैटर, जिसको ह्यूमस बोल सकते हैं, वो कम होता है। साथ ही इसमें नाइट्रो कम होता है। और फॉस्फेट, फॉस्फेट पोटाश की बात करें तो इसमें कम पाया जाता है। कैल्शियम कम पाया जाता है, ह्यूमस कम पाया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, रेन काफी ज्यादा होती है, तो वो स्पिल ओवर हो जाता है। लेकिन इसमें आयरन और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, आयरन ठीक मात्रा में पाया जाता है, और ये आयरन की वजह से ही इसका रेड कलर होता है। अब इसमें अगर हम देखें, राजस्थान उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा विकास नहीं हुआ है, तीसरा गलत है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन पोटाश से समृद्ध होती है, बिल्कुल गलत है। साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा 1 एंड 4। और इसमें आप केवल एक स्टेटमेंट है, दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान यूपी। ये राजस्थान में पाई जा सकती है, यूपी में बिल्कुल भी नहीं है। यूपी में आपको पता है किस तरह की मिट्टी मिलती है, खादर वांगर।
वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। केवल इसी स्टेटमेंट को अगर आपको समझ जाते तो इसी आंसर निकाला जा सकता है। तीसरा गलत है, 1 और 4 आंसर है। क्योंकि आप देखिए कहाँ पर मिलता है ये, अगर इंडिया की हम बात करें लेटराइट सोल, तो ये वाला रीजन वेस्टर्न घाट का, जिसमें आ गया गोवा, कर्नाटक, केरला वाला रीजन, जहाँ पर बारिश काफी है, हाई टेम्परेचर मिल जाता है, और यहाँ पर ही होती है काजू की खेती। अगर आप ये देखिए कि दो स्टेट में वैसे ही गलत है, अगर ये राजस्थान में मिलेगी और काजू की खेती कहाँ हो रही है राजस्थान में, इन मिट्टियों में टेपियों और काजू की अच्छी उपज कहाँ हो रही है। तो ऐसे में इसको आप वैसे भी गलत कर सकते हैं, और इसको गलत करने से ही आंसर आ जाएगा। आपने गोवा में कैशू, काजू से शराब बनती है, तो काजू वाला जो रीजन है ये वाला रीजन है लेटराइट सोइल जहाँ पे होती है, और काजू लेटराइट सोइल में होता है क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप्स है। इसका सही आंसर है 1 और 4। और एसिडिक क्वालिटी होती है इस मिट्टी की, फर्टिलाइजर और इसके लिए मैन्योर, जो इसके लिए खाद वगैरह काफी जरूरी होती है इस मिट्टी में, अगर उपज उगानी होती है तो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, और धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। गोंडवाना की अगर हम बात करें, गोंडवाना इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन देख लें, 1 2 केवल दो, 2 3 कोई नहीं। इसमें आप देखें प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना हमें पता है, गोंडवाना किस चीज के लिए फेमस है, गोंडवाना फेमस है भारत में कोल्ड फील्ड के लिए, कोयले के लिए। ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाता है। बात करें धारवाड़ रीजन की, तो धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध नहीं है। धारवाड़ फेमस है किस चीज के लिए, मिनरल्स के लिए, जो हाई एंड मिनरल्स हैं उनके लिए, और ये धारवाड़ वाला रीजन कर्नाटक में है। साथ ही बात करें कोडरमा की, कोडरमा है झारखंड में, और यहाँ पर मिलता है माइका, माइका जिसको अभ्रक बोला जाता है, माइका आकर्षण अबंडेंस इन कोडरमा, और यहाँ पर काफी मात्रा में माइका मिलता है, जिसका सही आंसर होगा केवल दो, ओनली 2। ये देखिए रॉक सिस्टम इन इंडिया, आर्कियन रॉक सिस्टम, कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम आ गया, इसमें आर्कियन ही से सिस्ट आएगी, फिर इसमें से बनता है धारवाड़ सिस्टम। धारवाड़ की अगर हम बात करें तो धारवाड़ जो सिस्टम है ये है ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक, जो इंडिया की ओल्डेस्ट कायांतरित जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है ये। और कहाँ मिलता है, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। धारवाड़ सिस्टम आप देखो तो ये धारवाड़ सिस्टम कर्नाटक वाला रीजन, जहाँ पर कोलार गोल्ड फील्ड है, KGF। साथ ही इसमें धारवाड़ सिस्टम में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, इसमें मिलते हैं आयरन, गोल्ड, मैंगनीज, इस तरह के मिनरल्स मिलते हैं। और ये धारवाड़ वाला रीजन कर्नाटक में भी है, थोड़ा बहुत आप देखो तो छोटा नागपुर प्लेटू पे भी मिलेगा आपको। साथ ही मिलता है अरावली वाले रीजन में थोड़ा बहुत, मेघालय में सॉरी। इसी तरह से बात करें पुराना रॉक सिस्टम, प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसमें कुड़प्पा सिस्टम आ गया, विंध्यन आ गया। द्रविडियन रॉक सिस्टम में कार्बोनिफेरस रॉक्स आ गई। इधर आर्यन रॉक सिस्टम है जिसमें गोंडवाना सिस्टम, जिसमें इंडियन कोल मिलता है। डेक्कन ट्रैप आ गया, टर्सरी सिस्टम आ गया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ था, ज्यूरेसिक सिस्टम आ गया। गोंडवाना सिस्टम की अगर हम बात करें, गोंडवाना की, तो ये गोंडवाना की अगर हम बात करें तो गोंडवाना कोल फील्ड के लिए फेमस है, और गोंडवाना कोल फील्ड से इंडिया का लगभग 95 से लेके 98% कोल आता है। बाकी आता है फिर टर्सरी कोल फील्ड से, जिसको टर्सरी सिस्टम बोलते हैं। कार्बन इसमें कम होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है कंपेयर टू कार्बोनिफेरस कोल। और कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल, बिटुमिनस कोल इसमें मिलता है, मॉइस्चर कम होता है। और ये मिलता है दामोदर वैली में। कहाँ पर, दामोदर वैली, दामोदर वैली में, महानदी वैली, साथ ही सोन नदी वैली, गोदावरी, इन वैलीज में मिलता है गोंडवाना कोल। साथ ही बात करें कोडरमा की, ये रहा कोडरमा, कोडरमा ये रहा कोडरमा, गिरिडीह है झारखंड में। ये दो माइका माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की। और कोडरमा की बात करें, न्यूज में काफी रहा था उस समय माइका माइनिंग रिवाइवल के लिए, क्योंकि उस टाइम माइका का रिवाइवल कर रहे थे इस माइनिंग का। साथ ही इसमें इलीगल माइनिंग को लेके काफी न्यूज में रहता था, उस समय भी न्यूज में था, अभी भी है। चाइल्ड लेबर को लेके काफी समय न्यूज में रहा उस समय, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। माइका की अगर बात करें, कोडरमा में माइका होता है काफी ज्यादा, और माइका जो होता है इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ये ज्यादा होती हैं, और ये हाई हीट रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस। तो इसलिए हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, इसलिए कहाँ काम आता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम आता है, केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है, फार्मा में काम आता है।
साथ ही पेंट इंडस्ट्री जो होती है उसमें काम आता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो होती है, कॉस्मेटिक, उसमें काम आता है। और वर्ल्ड फेमस जो क्वालिटी है माइका की, जिसको बोलते हैं रूबी माइका, रूबी माइका, ये मिलता है कोडरमा में। रूबी माइका इंडिया दुनिया का लगभग 60 से 65% माइका प्रोडक्शन करता है। कोलफील्ड्स की बात करें तो कोलफील्ड्स आप देख सकते हैं, जो कोलफील्ड्स हैं इंडिया के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ धारवाड़ रॉक्स भी देख सकते हैं, धारवाड़ रॉक यहाँ पर है, अरावली वाला रीजन में है, थोड़ी बहुत उड़ीसा में है, थोड़ा मेघालय में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो कपास खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। मूंगफली खरीफ की फसल है और धान खरीफ की फसल है, राइस। गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं है रबी की फसल। इसलिए फोर्थ हो जाएगा गलत, फोर्थ गलत है। आंसर निकला 1 2 3। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ख- अगर हम देखें, खरीफ, रबी, जायद, कर्ज। किसानों के ऊपर वैसे भी बहुत कर्जा रहता है, इसको कर्ज से याद कर सकते हैं। खरीफ की जो फसल होती है ये होती है जुलाई से अक्टूबर, इस बीच में इसको सो किया जाता है, इसको बोया जाता है। उसके बाद काटने का जो टाइम होता है वो होता है सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। और इसको बोलते हैं मॉनसून क्रॉप, क्योंकि मॉनसून के समय इसकी सोइंग की जाती है। और मॉनसून क्रॉप है तो इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है, तो इसमें आ गया राइस, चावल। उसके बाद आ गया मक्का, मेज, चाय, कॉफ़ी, सीरियल्स आ गए। मूंगफली आ गई जिसको ग्राउंड नट बोलते हैं। उसके बाद आ गया कॉटन, हो गया इसमें कॉटन। सोयाबीन हो गया, ऑयल सीड्स, ये इसमें हो जाते हैं खरीफ में। रबी की अगर हम बात करें तो रबी का जो टाइमिंग होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर, विंटर क्रॉप इसको बोलते हैं। और इसकी जो काटने का टाइम होता है वो होता है फरवरी से अप्रैल। ये सोइंग का टाइम होता है अक्टूबर से नवंबर, उसके बाद फरवरी से अप्रैल के बीच में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। और इसको विंटर क्रॉप्स बोलते हैं, विंटर क्रॉप्स, सर्दियों की फसल, विंटर क्रॉप्स। और इसको कोल्ड वेदर की जरूरत होती है, ठंडे समय की, और कम पानी चाहिए होता है, लेस वाटर। इसमें आ गया वीट, गेहूं, सीरियल्स भी हो जाते हैं कुछ, साथ ही ओट्स, ऑयल सीड्स, वारले जिसको जो बोलते हैं, लिनसीड, पल्सेज, कुछ दालें इस समय होती हैं। जायद की अगर हम बात करें तो ये मार्च जून के आसपास की सोइंग होती है, मार्च से लेकर जून के बीच में, मतलब खरीफ और रबी के बीच में। और ये इसको चाहिए होता है वार्म और ड्राई वेदर थोड़ा सा। और इसमें मतलब दिन की लंबाई ज्यादा हो, दिन ज्यादा बड़ा हो, ताकि फ्लोरिंग के लिए टाइम मिल सके, पेड़ पेड़ पौधों को फ्लोरिंग के लिए, पुष्पीकरण के लिए टाइम मिल सके। और इसमें जायद जो फसल है इसमें आते हैं सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो जायद की फसल में आती हैं। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 1 2 8 3 होगा, देख लिया हमने। 65 की अगर हम बात करें, जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, रेनफॉल इज स्कैंटी, एंड द पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये यही कैच है, यूज टू बी, हुआ करते थे, अभी नहीं है, हुआ करते थे। तो इसी को ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, इसमें अफ्रीकन सवाना लगा दोगे, नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, कुछ भी कर सकते हो। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है इस बात का। एक एक को देखते हैं हम। साइबेरियन टुंड्रा की अगर हम बात करें, साइबेरियन टुंड्रा, अब साइबेरियन टुंड्रा में आप ये देख सकते हो, जलवायु, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम, बिल्कुल सही है, क्लाइमेट एक्सट्रीम है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वर्षा कम है, रेनफॉल स्केंटी है, रेनफॉल कम है, सही बात है। पर एक और चीज पूछी गई है इसमें, यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, पीपल यूज टू बी। साइबेरियन टुंड्रा में नोमैडिक हर्डर्स जो चलवासी पशु चारक थे वो नहीं थे, क्योंकि नोमैडिक, जो साइबेरियन टुंड्रा है उसमें नोमैडिक हर्डिंग नहीं होती, उसमें जो मेनली लोग रहते हैं वो करते हैं फिशिंग, वो करते हैं हंटिंग, शिकार, रेंडियर्स का। इसलिए साइबेरियन टुंड्रा इसका सही आंसर नहीं है। फिर है उत्तर अमेरिकी प्रेरी। उत्तर अमेरिकी प्रेरी की देख लेते हैं हम। टेम्परेट ग्रासलैंड है ये, समशीतोष्ण जिसको घास के मैदान कहा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर ठीक ठाक है, रेन मॉडरेट होती है, एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है। दूसरा है, इन्हीं नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी में
जो नोमैडिक हर्डिंग है, नोमैडिक हर्डिंग जिसको बोलते हैं, चलो वैसे वो नहीं मिलता है, इसमें मिलती है एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन में लगे हुए थे मेनली, तो इसका ये आंसर भी नहीं होगा। फिर बात करें अफ्रीकन सवाना की, सॉरी, अफ्रीकन सवाना में जो टेम्परेचर मिलता है एवरेज वो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। साथ ही वार्म क्लाइमेट होता है, 6 से 8 महीने का, अगर हम देखें 6 से 8 महीने वेट समर होता है। तो ऐसे में यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक मिलता है, एक्सट्रीम नहीं होता, रेनफॉल भी ठीक है। लेकिन अगर बात करें नोमैडिक हर्डिंग की तो ये सही नहीं बैठता। जिसका सही आंसर है वो है सेंट्रल एशियन स्टेपी, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेपी की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम है, साथ ही स्केंटी, रेनफॉल बहुत कम होता है। और मध्य एशियाई स्टेपी की अगर बात करें तो इसमें जो पहले लोग रहा करते थे वो नोमैडिक हर्डर्स हुआ करते थे, क्योंकि इसमें पूरा यूज टू बी पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, कि लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। तो ये नोमैडिक एम्पायर्स की बात कर रहा है, जो नोमैडिक एम्पायर्स बने बाद में नोमैडिक हर्डर्स से, जिसमें मंगोल्स आ गए, जो पहले नोमैडिक हर्डर्स थे, उसमें आगे किर्गिज, उसमें आगे कजाक ट्राइब, ये कजाक एम्पायर, या फिर कालनुक्स। इस तरह से ये बात कर रहा है जो पहले नोमैडिक हर्डर्स हुआ करते थे या चलवासी पशुचारक हुआ करते थे उनके बारे में, ना कि अब। और इसको अगर हम ये सोच के लगा के आ जाए कि अब जो जहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग होती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बात यूज टू बी की है। इसमें एक्चुअली ज्योग्राफी के जरिए उन्होंने हिस्ट्री पूछने की कोशिश की है। और ये मिड लेटीट्यूड सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड होता है मेनली। अगर हम ग्रासलैंड ही देखें, ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड, तो ये नॉर्थ अमेरिकन प्रेरीज हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया इधर पंपास हो गया, सवाना हो गया, स्टेपीज हो गया, सेंट्रल एशियन स्टेपीज। इसी को अर्जेंटीना टेम्परेट ग्रासलैंड को अर्जेंटीना ब्राजील में पंपास बोल देते हैं। यूक्रेन रशिया में स्टेपी हो गया, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज हो गया, इधर वेल्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेप्टर्स, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। दो स्टेटमेंट दिए गए। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, इफ योर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो प्रीलिम क्लियर है, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखिए, इन्फ्लेशन बेनिफिट द डेप्टर्स, सिंपल सा है। एक है डेप्टर, जिसको बोल सकते हैं ऋणी, ठीक है। एक है क्रेडिटर, क्रेडिटर ऋण देता, ऋण देने वाला, ठीक है। इसको बोल सकते हैं बोरोअर्स, जो उधार ले रहा है, और ये देने वाला लेंडर, ठीक है, लेंडर। अब अगर बात करें क्रेडिटर की द्वारा 100 रुपए दिए जाते हैं डेप्टर को 5% इंटरेस्ट पे, कि 5% में ब्याज लूंगा, 1 महीने के बाद आप मुझे वापस दे दीजिएगा। 1 महीने के बाद ये डेप्टर क्रेडिटर को कितने रुपए देगा? 100 + 5, 105 रुपए विद इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन मान लीजिए इसी बीच में महंगाई हो गई, 8% बढ़ गई, तो क्रेडिटर को फायदा हुआ नुकसान हुआ? क्रेडिटर को नुकसान हुआ, क्योंकि एक तो 100 रुपए के मिले 105 ही, और अब अगर देखा जाए तो 100 रुपए पे महंगाई बढ़ गई 8%, तो एक्चुअली 108 तो वैसे ही हो गई थी उसकी वैल्यू। 5% ब्याज और मिलता तो 113 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कितने रहे? केवल 105 रुपए। तो इसलिए किसको नुकसान हुआ? क्रेडिटर को। फायदा किसका हुआ? डेप्टर का। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट था डेप्टर्स, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट निकल के सामने आ गया। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। इसको डेप्टर की जगह बॉन्ड होल्डर कर लेंगे हम। ये एक इंस्टीट्यूशन है, मान लीजिए गवर्नमेंट है, या आरबीआई मान लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, ये है आरबीआई, ये है नॉर्मल पीपल, ठीक है, कोई भी इंडियन मान लीजिए। ये इंडियन आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई को 100 रुपए देता है, आरबीआई से कहता है एक बॉन्ड दे दीजिए, आरबीआई एक बॉन्ड निकाल के इनको दे देता है, ठीक है। 100 रुपए इन्होंने दिए, आरबीआई ने इनको बॉन्ड दिया। जब दोबारा ये बॉन्ड को वापस करेंगे, आरबीआई इनको बॉन्ड वापस ले लेगा और पैसे विद इंटरेस्ट इनको दे देगा, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है? मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। इस इंडियन ने 100 रुपए जमा कराए आरबीआई के पास, आरबीआई के द्वारा इसको एक बॉन्ड दे दिया गया, साथ ही कह दिया गया कि इस बॉन्ड की कीमत है 100 रुपए, और हम आपको 5% इस पे ब्याज भी देंगे, 105 रुपए आपको देंगे। लेकिन इसी बीच में महंगाई बढ़ गई 8%। तो जो इंडियन पर्सन है जिसने आरबीआई से बॉन्ड लिया था, उसका तो एक्चुअली नुकसान हुआ। तो इसलिए मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, ये स्टेटमेंट हो गया गलत।
मुद्रास्फीति किसको फायदा बेनिफिट करती है? इस इंस्टीट्यूशंस को। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो इनको फायदा होता है, बॉन्ड होल्डर्स को फायदा नहीं होता, उनको नुकसान होता है। इनको फायदा कब होगा? जब ये 5% ब्याज इनको मिल रहा है और इन्फ्लेशन है केवल 1%, तो इनको फायदा होता है 4% का। इसलिए मुद्रास्फीति अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट से ज्यादा, तो एक फायदा किसको होगा? इंस्टीट्यूशन को, इनको नहीं पर्टिकुलर। तो इसलिए इसका जो ये सही आंसर है वो है केवल एक, वन ओनली। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए अक्टूबर 13, 2012 की न्यूज है। आरबीआई टू इंट्रोड्यूस इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड सून। उस समय काफी मैटर चल रहा था कि बॉन्ड होल्डर से उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको जितना इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन में वोलेटिलिटी चल रही है, कभी इन्फ्लेशन ज्यादा है कभी कम है। तो ऐसे में आरबीआई के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था कि हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड शुरू करेंगे, जो कि अब तो आप काफी न्यूज में पढ़ते भी होंगे। उस समय ये नया कॉन्सेप्ट था। और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का मतलब था कि हम आपको, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को कोई बॉन्ड देता है और बॉन्ड की जगह पैसे देता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होगा। कि इन्फ्लेशन प्लस माइनस थ्री जो भी होगा, कि इन्फ्लेशन अगर 8% है तो आपको 11% का रिटर्न मिल गया, इन्फ्लेशन 6% है तो प्लस 3% अगर मान लो तो 9% का रिटर्न मिल गया। इस तरह से इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके दिया जाता था, ताकि इन्फ्लेशन के प्रभाव को कम किया जा सके। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज को देखिए, क्वेश्चन उन्हीं से बनेगा। डायरेक्ट न्यूज़पेपर से क्वेश्चन नहीं आता कि आप हिंदू पढ़ लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। क्वेश्चन न्यूज़पेपर से नहीं आ रहा कि स्पेसिफिक इस न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन न्यूज़ से आ रहा है, और न्यूज़ सारे न्यूज़पेपर में लगभग बराबरली मिल जाती है आपको। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बारीकी से ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 67 है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की गई है इसमें, कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? क्वेश्चन को देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी, डिसगाइज्ड छुपी हुई बेरोजगारी। डिसगाइज मतलब डिसगाइज, छुपी हुई बेरोजगारी। अब छुपी हुई बेरोजगारी कैसे? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर जॉब है जिसमें 5 लोगों के द्वारा काम किया जा सकता है, इतना ही काम है, लेकिन इस काम में लगे हुए हैं 10 लोग। क्योंकि वैसे बेरोजगार थे तो 10 लोग आके लग गए इस काम में। अब काम उतना ही है, प्रोडक्शन उतना ही है जितना पहले हो रहा था। 5 लोग मिलके भी 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 लोग मिलके भी 100 ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए जो 5 लोगों का काम था वो 10 लोग कर रहे हैं। ये 5 लोग कौन है? सॉरी, ये है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, प्रच्छन्न बेरोजगार। इसका सही सीधा जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसका कारण है कि कहीं और दूसरी जगह रोजगार नहीं है, स्किल्स नहीं है, इस कारण से वो उसमें जुड़े हुए हैं। और इसलिए वहां पर भारतीय एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है, उसमें सबसे ज्यादा आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, नहीं। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका जो सही आंसर है वो है ये, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो। कि की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कि अगर इस काम को करने में, ये 100 प्रोड्यूस करने में 5 लोग चाहिए, लेकिन इसमें 10 लोग लगे हुए हैं, तो ये 10 लोग किसी तरह की कोई प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नहीं ला रहे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो जीरो हो जाती है। तो इसलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। 67 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। आपको इसमें इसका आंसर पता लग जाएगा कितना सिंपल, कितना इजी बनाया है। ये बनाने को लगेगा आपको कितना बड़ा क्वेश्चन है। एक केच है, सिंपल एक केच है, जिसमें आपको आंसर इसका समझ में आ जाएगा। केच क्या है? पढ़िए पहले स्टेटमेंट। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यही स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल जो 75 है संविधान का, अनुच्छेद 75, उसमें कहा गया है कि केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन किसके प्रति? संसद के प्रति नहीं, केवल लोकसभा के प्रति। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों आ जाते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट है गलत। ऑप्शन पे आओ। एक गलत, एक गलत, एक गलत, आंसर 2 एंड 3।
ये है यूपीएससी। दोनों स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। पहला तो गलत है ही। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। द यूनियन मिनिस्टर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। द प्राइम मिनिस्टर शेल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 75 में ही और बात की गई है इस बारे में, जिसमें कहा गया है एक तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स होंगे ये रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति होंगे, लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली। मिनिस्टर चाहे राज्यसभा का भी क्यों ना हो पर लोकसभा के प्रति ही रेस्पॉन्सिबल होंगे, ये कहा गया है। साथ ही दूसरी चीज आर्टिकल 75 में है कि पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और अदर मिनिस्टर जो भी हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस से, एडवाइस किसकी होगी, पीएम की। साथ ही मिनिस्टर किसके प्लेजर पे रहेंगे, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहेंगे। दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा के प्रति। मिनिस्टर किसकी ओथ लेंगे, दो तरह की ओथ ली जाती है, ऑफिस, एक ऑफिस की प्लस सीक्रेसी, गुप्तता की, सीक्रेसी। ये दोनों ओथ कौन दिलवाएगा, बाई प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट दिलवाएगा। और एक और स्टेटमेंट कहा गया है इसी में कि अगर 6 महीने तक, इफ 6 मंथ तक कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो कि मेंबर नहीं है किसी भी सदन का, तो वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। मिनिस्टर बनाया जा सकता है लेकिन मिनिस्टर 6 महीने के अंदर उसे किसी ना किसी उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, की सदस्यता लेनी पड़ेगी, तभी जाके उनका मिनिस्टर पद बहाल होगा, नहीं तो इसको खत्म कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 78 अनुच्छेद जो 78 है उसमें कहा गया पीएम के कर्तव्य, पीएम की ड्यूटीज। तो पीएम के उसमें कई कर्तव्य बताए गए, इसमें बताया गया कि मीडिया के सामने सरकार की क्या जिम्मेदारी है, क्या सरकार कर रही है उस तरह की जानकारी रखना, प्रेसिडेंट के सामने जानकारी रखना, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करे, राष्ट्रपति द्वारा कोई जानकारी मांगी गई है तो वो राष्ट्रपति को दे। तो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, ये प्रधान, प्रेसिडेंट, इधर राष्ट्रपति, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके बीच में कड़ी का काम करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने क्या सोचा है ये प्रेसिडेंट को बताना, प्रेसिडेंट कुछ जवाब मांगे तो वो बताना, ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है। इसलिए 2 और 3 सही है, इसका सही आंसर है 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग का एक अंग है, गलत। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन नहीं है, ये एक अलग बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंटली बनाया गया था। हाँ, ये एडवाइजरी बॉडी है प्लानिंग कमीशन की, जो कि प्लानिंग कमीशन जब प्लान बनाता था योजना आयोग, तो उनको एनडीसी के सामने प्लेस किया जाता था ताकि उसमें फैसला लिया जा सके। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग किसमें, कंकरेंट लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत का संविधान ये विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें से जोड़ा गया था पार्ट 9, जिसमें आर्टिकल है 243 से लेके 243 ओ तक, पंचायत वाला। और साथ ही 11th अनुसूची में, 11वीं शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट, 29 विषय रख दिए गए हैं पंचायतों से रिलेटेड, जिसमें पंचायतों को काम करना है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर है वो है केवल 2-3। पहला आप गलत कर दोगे तो भी आंसर आपका निकल के आ जाता है, क्योंकि एनडीसी का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि उस टाइम 12th जो 5 ईयर प्लान था उसका ड्राफ्ट बना था, और ये प्लेस हुआ था एनडीसी के सामने दिसंबर 27 को। दिसंबर 2012 की न्यूज है, 2013 में एग्जाम हुआ था। और एनडीसी की अगर हम बात करें, एनडीसी एडवाइजरी बॉडी है जो कि काम करती है, लेकिन इसको आपको रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से, अब बना दिया गया नीति आयोग। इसका सही आंसर था, हमने देख लिया बी। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 70, 2013 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, सेकंड स्टेटमेंट है, जबकि राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करें। यूपीएससी बहुत प्यार से क्वेश्चन फॉर्म करता है ताकि कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करे उस स्टेटमेंट। द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन, हम सबको पता है कि चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं होता। तो अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से होता, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर इज नॉट द मेंबर ऑफ द दैट हाउस, तो सही होता। लेकिन साथ में डाल दिया गया डेप्यूटी चेयरमैन कंफ्यूज करने के लिए। द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, गलत है। क्योंकि जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, उपसभापति होता है राज्यसभा का, वो तो उन्हीं लोगों में से चुना जाता है राज्यसभा सदस्यों के द्वारा। और जो
चेयरमैन होता है वो होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसलिए ये हो गया ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो एमपी जो होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, या एमएलए जो होते हैं, वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो कि मनोनीत सदस्य है उनको, सॉरी, वोटिंग का अधिकार नहीं होता। लेकिन बात करें वाइस प्रेसिडेंट के, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स को, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, दोनों को अधिकार होता है वोटिंग का। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है केवल दो, बी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका कारण था 2012 में डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जो श्री हामिद अंसारी थे, ये दूसरी बार, मतलब डॉक्टर राधाकृष्णन से जो दो बार उपराष्ट्रपति रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और हामिद अंसारी साहब दो बार वाइस प्रेसिडेंट रहे, इनको सेकंड टर्म मिला था, इसलिए एक तो ये न्यूज में था। दूसरा, सूर्या नेल्ली रेप केस के कारण राज्यसभा के जो डिप्यूटी चेयरमैन थे पीजे कुरियन, ये काफी कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये काफी न्यूज में थे उस टाइम, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस साल भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, पिछले साल या इस साल। तो इम्पोर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी तरीके का, बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो आज की चर्चा हमारी समाप्त होती है, सेशन 7 हमारा समाप्त होता है। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बिल्कुल जरूर बताइए, कमेंट में बताइए, ताकि हम उसके बारे में जवाब दे सकें। तब तक के अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और पीवाई को देखते रहो। पीवाई को देखो, डेली न्यूज़पेपर देखो, और अपनी तैयारी करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।